हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीएस पेपर वन और मैं अपना आज जीएस पेपर वन का कॉपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस बार तो 70th पीपीएससी में बहुत सारे टॉप किए हैं लोग, 2000 से अधिक लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो टॉपर्स की कॉपी तो बहुत सारे लोगों ने देखी है, लेकिन मेरी कॉपी, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, तो मैं बता देना चाहती हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को इसलिए अपना कॉपी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देखिए कि मेरी कॉपी में कहाँ कमी है जिससे मुझे बहुत कम मार्क्स मिले हैं। टॉपर्स की कभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कितना अच्छा वो लिखे हैं तो अच्छा नंबर मिला है। मुझे 127 नंबर मिला है जीएस पेपर वन में। तो इसीलिए मेरा मूल रीज़न यही था कॉपी दिखाने का। तो आप लोग देखिए कि मैंने क्या, कहाँ, कितना गलती लिखा है कि जिससे मुझे कितना कम मार्क्स मिले हुए हैं। डीआई में मुझे मेरा फर्स्ट वाला डीआई 36 नंबर का जो था वो मेरा पूरा सही है, और सेकंड वाले डीआई जो था उसमें मेरा सिर्फ 2 ही सही है, और बाकी उसमें 3 मेरा मैं बनाई ही नहीं थी, मेरा छूट गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरी कॉपी, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या है, कैसा है। ऐसे पिछला वीडियो जो मैंने एस्से वाला डाला था उसमें काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट भी किए थे, और कुछ लोगों का नेगेटिव भी था कि, तो चलिए ठीक है। हाँ, मेरी कॉपी मैं उतनी अच्छी नहीं है, मुझे भी पता है, अच्छी रहती तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया रहता। अच्छा, तो लेकिन हाँ, मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया मैं अपनी कॉपी कि देखिए, मतलब इस तरीके से लिखने से इतना नंबर मिलता है, इसलिए नहीं कि मेरी कॉपी बहुत अच्छी। बहुत लोगों का कमेंट था, एक लोग कमेंट किए थे कि इस कॉपी पर तो 110-20 भी मिल जाए तो बहुत है। तो सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसलिए नहीं आपको कॉपी दिखाया कि आयोग ने मेरा कॉपी किस लायक है, कितना नंबर देने लायक है। मैंने इसलिए शेयर किया कि बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जो बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर है, शुरू अभी फर्स्ट 72, 73 देंगे, तो उनको पता भी चलना चाहिए कि कैसा लिखने से कितना मार्क्स मिलता है। तो मैंने इसीलिए दिखाया कि मेरा ऐसा ऐसे है, मेरा कितना गलती है, कितना सही है, क्या है, उस हिसाब से मुझे आयोग ने इतना नंबर दिया है। तो मैंने यही सोचकर अपनी कॉपी दिखाया था, और आज मैं जीएस पेपर वन भी इसलिए दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को जैसा भी लगे, अच्छा हो, खराब हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा कॉपी रहा, तो यहाँ शुरू करते हैं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। इसमें बिहार की भूमिका, छात्रों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, लोगों की भूमिका और कैदी, पुलिस, क्षेत्रीय विस्तार यहाँ पे मैंने एक मैप से दर्शा दिया है, और यहाँ पे कंक्लूजन कर दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये 8 मार्क्स का है। इसमें कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है कि इसमें मेरा कंटेंट बहुत कम है। कंटेंट मतलब ये मैप वगैरह तो ठीक है, कंटेंट की कमी है, और जो बहुत कम लिखा हुआ है। और इसमें मुझे कब स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, कब, ये थोड़ा सा ऐड करना चाहिए था। इंट्रो में भी उतना दम नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो पॉइंट वाइज ठीक ही है, लेकिन 1-2 लाइन मुझे और लिखना चाहिए था इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में संथाल विद्रोह की शुरुआत 4 भाइयों सिद्धू कानी चांद बेहरा द्वारा किया गया। और सिर्फ यहाँ पे संथाल विद्रोह कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो मैंने इसमें कारण भी लिखे। कारण में मैंने लिखा कि धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। धार्मिक कारण में 1813 का चार्टर एक्ट, आर्थिक कारण में जबरन वसूल, भू राजस्व में वृद्धि, झूम खेती पर रोक, राजनीतिक कारण प्रभाव पंचायत प्रणाली पर रोक, सामाजिक कारण उनके बहुबेटियों के साथ दुष्कर्म। और ये यहाँ पे मैंने इसका परिणाम भी लिखा कि क्या क्या परिणाम हुए, आप लोग देख सकते हैं। ये जागरूकता जो भी बहाल हुआ ये सब। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन मैप बनाया है, और यहाँ पे मैंने संथाल विद्रोह का जो एरिया था राजमहल के आसपास का क्षेत्र, उसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है, ये बिहार का मैप बनाकर। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया है कि कहा जा सकता है कि संथाल विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जिसने ब्रिटिशों की नींव हिलाकर रख दी। इस जनजातीय आंदोलन से आज भी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स में ये मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, इस पर ठीक नंबर मिला होगा। अब पता नहीं, अब कॉपी आएगा तो समझ में आएगा कितना, किस क्वेश्चन पे कितना नंबर मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो अब इससे ज़्यादा क्या ही लिखेंगे। लेकिन हाँ, इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है। टॉपर्स लोग की कॉपी तो है, दम है उन लोगों की कॉपी में, मैंने देखा था।
बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स वो लोग ऐड किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, पटना कलम चित्रकला। तो यहाँ पे मैंने वही इंट्रो से स्टार्ट किया है। 18वीं शताब्दी में पटना कलम चित्रकला मुगल पतन के कारण पटना के आसपास के क्षेत्रों में फला फूला, जैसे मच्छरहट्टा, लोधी कटरा आदि। और यहाँ पे मैंने तीनों का मिश्रण दिखाया है। फिर विशेषता, चित्र, विषय की स्थिति, रंग, और चित्रकार का भी नाम मैंने लिखा है यहाँ पे। और फिर वर्तमान में जो भी है कि 2010 कैलेंडर उसमें पटना कलम चित्रकला के थीम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था। और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन कर दिया। ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ी कमी ये जो मैंने यहाँ पर मैंने मैप बनाया है, ये मैं क्या हुआ था ना, मैं भूल गई थी जब मैं यहाँ तक जब मैंने लिखा, जब मैं कंक्लूजन लिख रही थी मुझे याद आया कि मुझे मैप बनाना चाहिए, जो कि मेरा मैप छूट गया। तो अब यहाँ पे समय नहीं थी, जगह भी नहीं था। मुझे समझ में आ कि यहाँ पर अगर मैं ये इस साइड लेफ़्ट साइड बनाती तो यहाँ और ज़्यादा जैसे होता है ना गिज गिज टाइप का हो जाता, तो मैंने नहीं बनाया। तो फिर मैंने यहाँ नीचे ही बना दिया, लेकिन ये रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं बनाना है। मैप इंट्रो के बाद ही बनाना है। और यहाँ पे ज़रूरी है बिहार का जो पटना कलम जहाँ आसपास का क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाना चाहिए था। ये कमी था इसमें, बाकी सब ठीक ही है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य कला एवं स्थापत्य। ये कला किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है। इसी संदर्भ में मौर्य कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है। विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, लोक कला, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं आप लोग। और स्थापत्य कला यह राजप्रसाद, एक लाइन में मैंने लिख दिया है। और फिर यहाँ पे स्तंभ मैंने दिखा दिया है कहाँ क्या है, और स्तूप, और कंक्लूड कर दिया है। इसमें भी एक चीज़ क्या है कि कमी है, कंटेंट की कमी है। यहाँ पे एक लाइन मैं लिख सकती थी स्तंभ के बारे में और स्तूप के बारे में, यहाँ पे एक दो लाइन मुझे ऐड करना चाहिए था। बाकी फिगर वगैरह स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कमी है इस कॉपी में, यहाँ पे होना चाहिए था। और नेक्स्ट देखते हैं, ये चंपारण नील वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसमें 2 पार्ट में है कि नील आंदोलन का वर्णन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका प्रभाव का व्याख्या भी करना है। तो यहाँ पे मैंने ये इंट्रो से स्टार्ट किया है और ये एक मैप बना दिया है बिहार का। और फिर यहाँ पे मैंने इसकी विशेषताएं लिखी है। आप सारे विशेषता जो भी है, तिनकठिया प्रथा, बगान मालिकों का अत्याचार, गांधी जी द्वारा उन्मूलन और गांधी जी का आगमन, इन सबको, इन विशेषताओं को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। फिर गांधी जी का आगमन, फिर उन्मूलन, फिर सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का था कि स्वतंत्रता संघर्ष पर चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव, तो ये भी मैंने लिखा है। और फिर यहाँ पे मैंने निष्कर्ष दे दिया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने बहुत टॉपर्स लोगों का कॉपी देखा है। कंटेंट मतलब क्या बोला जाए, बहुत बहुत अच्छा उन लोग लिखे हैं। मेरे कंटेंट में दम नहीं है। इसका भी रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगी क्या हुआ था मेरे साथ। ये जो लिखने को तो मैंने लिख दिया है और स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है, लेकिन कंटेंट उतना अच्छा नहीं है मेरा जितना कि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये 19वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी शिक्षा का फैलाव। तो ये मैंने इस तरीके से लिखा है। ये इंट्रो दिया है। प्राचीन समय से शिक्षा का मंदिर रहा है। इसके गौरवशाली इतिहास परंपरा ने इसे काफ़ी समृद्धि दिया है, चाहे वह नालंदा विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला या मध्यकालीन में बिहार शरीफ। फिर 19वीं शताब्दी में शिक्षा मैंने यहाँ एडम के सर्वे के अनुसार दिखाया है। और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ भी बना दिया है। 1844 में इतना परसेंट और 1948 में इतना परसेंट, एडम सर्वेक्षण। और फिर मैंने इसका विशेषता पश्चिमी शिक्षा फैलाव का फेज 4 में बांट करके किया है। फेज 1 इसे 1813 का चार्टर, और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है 2 लाइन में। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय। फिर फेज 2 में 1835 का मैकाले अध्ययन, निस्यंदन का सिद्धांत। यहाँ पर मैंने निस्यंदन के सिद्धांत को, जो भी था ना कि रंग और रक्त से भारतीय और बुद्धि से अंग्रेज, तो यहाँ पे मैंने निस्यंदन का सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था यहाँ पे कि शिक्षा बड़े और उच्च वर्गों को दी जाएगी, जिससे छन छन कर छोटे वर्ग और निम्न वर्गीय लोगों तक पहुँचेगा। तो वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दर्शा दिया है कि छन छन के छोटे और निम्न वर्गीय लोगों तक पहुँच रहा है। फिर फेज 3, फेज 4, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने कंक्लूजन
लिख दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ गया हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो गया। ये करेंट का क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और ये भी मैंने लिखा है, ये भी मैंने लिखा है, रसिया यूक्रेन युद्ध। ये मैंने सिर्फ एक ही पेज लिखा है, नहीं यहाँ तक ही मैंने 2 पेज शायद मैंने लिख दिया है, तो देखते हैं। हाँ 2 पेज, इसके कारण भी मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसके राजनीति पर प्रभाव भी मैंने लिखा है कि रूस और युद्ध में विश्व के सभी देशों पर प्रभाव पड़े हैं। वहीं भारत एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। दोनों देशों में संघर्ष समाधान करने के पीछे के कारण भारत को बतलाया जा रहा है। अतः रूस और काफ़ी क्षति कारण है, मतलब उतना कंटेंट में दम नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है एक जनरल लाइन जो होता है राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर ये क्वेश्चन था कि भारत में सोमवार से 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक कैसे है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसको मुझे उस टाइम जो समझ में आया मैंने लिख दिया। भारत के प्रयागराज में 12 वर्ष पर महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ, जो सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन का कोई तैयार नहीं हो पाता है, ये तैयारी नहीं था मेरा, मतलब जो भी ये जनरल अपने दिमाग से जो समझ में आता है उस टाइम, आंसर राइटिंग जो जितना किया रहता है उस टाइम माइंड काम करता है, तो हम लोग लिख देते हैं इधर उधर से करके। मैंने भी उस टाइम से इस क्वेश्चन को हैंडल किया था। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, फिर यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और सामाजिक समर्थकता का प्रतीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे। कैसे मैंने संस्कृति, ये संस्कृति से जोड़कर 2 लाइन लिख दिया। और धार्मिक विश्वास में क्या है कि मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करके पापों से मुक्ति मिलती है। और संस्कृति, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। और सामाजिक समरसता, इस मेले में बहुत लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान हुआ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मशहूर भी हुआ है। यहाँ पे मैंने एक मैप भी दर्शा दिया है और यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया है, मतलब 2 पेज मैंने लिख दिया है। एक शॉर्ट के लिए जो 2 पेज दिए जाते हैं वो मैंने पूरा लिख दिया है। एक जनरल ही लाइन है लेकिन मैंने लिख दिया है। और ये जातीय धार्मिक जनगणना, ये इसका महत्व, फिर आवश्यकता क्यों है, ये इसको भी मैंने लिखा है। और ये राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा, तर्क सही विश्लेषण कीजिए। इसको भी मैंने लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मैंने भारत के प्रति लिख दिया है। ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय के पहले जो वो पॉइंट मैंने दिया है भारत के प्रतिरूप, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लिखती तो शायद ये चल जाता, क्योंकि भारत भी वो अंतर्राष्ट्रीय में आ जाएगा, उसके हिसाब से मैं लिख सकती थी, लेकिन ये पॉइंट मेरा गलत है। इस तरीके से मैंने 2 पेज था, 2 पेज लिख दिया है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये अब आ गया लॉन्ग 38 मार्क्स का। तो 38 मार्क्स में ये वाला मैंने लिखा है, उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए। साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मैंने यहाँ से इंट्रो डाला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्व के तहत एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर मंजूरी दी गई है। और यहाँ उत्तराखंड मैंने मैप द्वारा दर्शा दिया है। और एक समान नागरिक संहिता के यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्या है, जो कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक समान नागरिक किसी देश के राज्य में लोगों को समान कानून प्रदान करता है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत क्यों ना हो। फिर उसके पक्ष में तर्क मैंने लिखा है, कानूनी आधार, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, समाज, जो 2-4 लाइन 4 लाइन मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। फिर इसको पक्ष में तर्क लिखा है। फिर उसके समान नागरिक संहिता चुनौतियाँ लिखा है मैंने, देख सकते हैं आप लोग। विभिन्न धर्मों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, धार्मिक कट्टरता, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, जातीय हिंसा, सांस्कृतिक विविधता पर असर, फिर उसको भी मैंने अगेन डिस्क्राइब किया है। फिर इसके बाद मैंने
आगे की तरफ वे फॉरवर्ड भी लिखा है। फिर उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया है। इस क्वेश्चन में मैंने पूरा लिखने की कोशिश किया, पेज भी मेरा भर चुका है, लेकिन कमी यहाँ पर ये है कि मेरा कंटेंट, अगेन वही कंटेंट मेरा उतना अच्छा नहीं है। या इसमें ये है कि जनरल लाइन, मतलब बाकी सब तो ठीक है, इसमें एक होना चाहिए, जो नए नए कानून पारित हुए हैं वो कानून मुझे इसमें जोड़ना चाहिए, जो लिखना चाहिए था। मैंने टॉपर्स की कॉपी देखे हैं भाई, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लोगों ने कंटेंट लिखा है इसमें, तो ये मेरा उस हिसाब से एक जनरल लाइन लग रहा है। और नेक्स्ट ये वाला, एक राष्ट्र एक चुनाव वाला मैंने लिखा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करें। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने के फायदे और नुकसान विश्लेषण कीजिए। मैंने इंट्रो में डाला है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य सभी विधानसभा तथा लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने से है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति द्वारा 8 सदस्यीय समिति ने हाल ही में इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और फिर यहाँ से मैंने संघीय ढांचे पर इसके निहितार्थ को मैंने समझाया है यहाँ पे। फिर इसके चुनाव एक साथ कराने के क्या फ़ायदे होंगे वो मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा इसको ये स्ट्रक्चर बनाकर, और फिर इस फायदे को मैंने डिस्क्राइब किया है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर यहाँ पे नुकसान पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो फिर मैंने यहाँ चुनौती या नुकसान लिखा है, और नुकसान को भी मैंने डिस्क्राइब किया है। नहीं, मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है शायद, बस मैंने यही सब लिख दिया है। और आगे गिरा वे फॉरवर्ड भी मैंने लिखा है, और यहाँ कंक्लूजन कर दिया है मैंने, देख सकते हैं आप। और ये रहा अब उसके बाद आ रहा है DI। ये फर्स्ट वाला DI मैंने बनाया था, जो कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादा आसान रहता है। फर्स्ट वाला मेरा गलत हो गया था जल्दी जल्दी में, तो मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे काट करके मैंने लास्ट में बनाया था, जैसे BCD और C, और देख सकते हैं आप A नंबर मैंने लास्ट में बनाया है। ये वाला फर्स्ट वाला मेरा DI टोटल सही है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला भी मैंने ये हाँ, ये सेकंड वाले में भी A मैंने बना लिया है, B भी मैं ठीक है मेरा B, और C में B भी बन गया। C मेरा थोड़ा 2-4 लाइन बनाते बनाते मेरा ख़त्म हो चुका है। इतना ही में मेरा 45 मिनट हो चुका था, तो फिर मुझे लगा कि इसको छोड़ के और उधर आंसर पे, हिस्ट्री करेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट बार मैंने सबसे शुरू में मैंने DI से ही स्टार्ट किया था, तो मुझे इसमें 45 मिनट के बाद फिर मैंने उधर अपना शिफ्ट हो गई, जल्दी जल्दी मैंने करंट और हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये रहा मेरा GS पेपर 1 की कॉपी, जो कि आप लोगों ने देखा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आंसर मेरा कैसा था कॉपी। लेकिन एक चीज़ है, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कंटेंट में उतना दम नहीं है, लेकिन मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, आप लोग देख सकते हैं। और पेज भी मैंने लगभग पेज भर ही दिया है, देखिए, देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से ये मेरा GS पेपर 1 का कॉपी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।